वेलकम टू साइंस क्लासेस पर आपका स्वागत है। तो क्लास 10 साइंस के लिए एक बहुत ही यूजफुल और इम्पोर्टेंट वीडियो आज का होने वाला है। हमारे बोर्ड एग्जाम्स पास में आने वाले हैं, तो आज हम जो है एक ही वीडियो में जो है कंप्लीट चैप्टर को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर हमारा है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ठीक है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है ये। तो इसमें जो है हम एक साथ पूरे लेसन को विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम जो है इसको रिवाइज करने वाले हैं। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो फिर आपको जो है ये चैप्टर आसानी से समझ में आने वाला है। ओके, शुरू करते हैं आज की क्लास। टॉपिक हमारा है रासायनिक अभिक्रिया क्या है। ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन होती है वो क्या होती है। ओके, एक रासायनिक पदार्थ का दूसरे रासायनिक पदार्थ में परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, हमारे पास में कोई भी एक रासायनिक पदार्थ है, वो दूसरे रासायनिक पदार्थ में चेंज हो जाता है, तो इस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे कि लोहे पर जंग लगना हो जाता है, जो हम आसपास देखते हैं। दूध या दही का बनना होता है। ठीक है, दूध से दही बन जाता है। भोजन का पाचन होता है। ठीक है, श्वसन क्रिया है, ये सब जो है रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, ओके। रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ के रासायनिक और भौतिक गुण मूल पदार्थ के गुणों से पूर्णतया भिन्न होते हैं। ठीक है, जो नया पदार्थ जो इसमें हमारा बना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए ए और बी। ठीक है, ये क्रिया करके जो है ए बी का निर्माण करते हैं। अब जो ये ए बी बना है नया पदार्थ, इसके जो गुण होंगे वो ए से अलग होंगे और बी से भी अलग होंगे। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन होता है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया का मतलब ही क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन हो जाना। किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन हो जाना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, ओके। देखो, रासायनिक अभिक्रिया में केवल परमाणुओं की पुनर्व्यवस्था होती है। ठीक है, यानी कि जो एटम्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं और अपना प्लेस चेंज कर लेते हैं। इससे नए पदार्थों का निर्माण होता है। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल देखा था ए प्लस बी, तो ये क्या है? अभिकारक हैं, यानी क्रियाकारक हैं। ठीक है, अब रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न नए पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। अब यहाँ पर जो ये ए बी का फॉर्मेशन हुआ है, ये ए बी क्या है? ये ए बी ही हमारा क्या है? प्रोडक्ट है। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट हो जाता है। ठीक है, देखो, मैग्नीशियम को हवा में जलाकर मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना एक रासायनिक अभिक्रिया का ही उदाहरण है। ठीक है, मैग्नीशियम हमारे पास में है, उसको जलाते हैं तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, ये इसकी केमिकल रिएक्शन है। मैग्नीशियम हो गया Mg, जब जलाते हैं इसका मतलब वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, इजी है बिल्कुल। तो देखो, हवा में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को हम सैंड पेपर से रगड़कर साफ करते हैं। ठीक है, यह मैग्नीशियम रिबन की सतह से मैग्नीशियम ऑक्साइड की सुरक्षात्मक परत को हटाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या, जब हम इस मैग्नीशियम को के तार को जब हम जलाते हैं तो हम क्या करते हैं? सैंड पेपर है ना, जो रेजमाल जो होता है ना, उससे हम उसको रगड़ करके साफ कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि उसके ऊपर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर होती है वो हट जाती है। ठीक है, जिससे कि आगे की जो क्रिया है वो इजीली हो सकती है, आसानी से हो सकती है। ठीक है, तो इसमें हम केवल एक मेन पॉइंट्स को डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, जिससे कि कुछ चैप्टर की जो आउटलाइन है वो आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इससे जो है आपका जो आंसर है वो लिखने में काफी हेल्प मिलने वाली है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले जाने वाले पदार्थों को हम अभिकारक कहते हैं। इस प्रकार Mg और O2 इसमें क्या है? अभिकारक हैं। ये दोनों क्या हो गए? अभिकारक हो गए। ठीक है, और बनने वाला जो पदार्थ वो उत्पाद होता है, तो इसमें बनने वाला पदार्थ कौन सा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये बनने वाला पदार्थ इसमें हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? उत्पाद या फिर क्रियाफल। ठीक है, जैसे देखो, अभी एग्जांपल दिया था ए प्लस बी वाला, वापिस से हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये उत्पाद है या क्रियाफल है, और ये क्या है? क्रियाकारक या अभिकारक। अभिकारक बोलो या क्रियाकारक बोलो, एक ही बात है। तो ये जो है लेफ्ट हैंड साइड पर लिखे हुए हैं एरो के, और ये राइट हैंड साइड पर लिखे होते हैं। ठीक है ना,
ओके, अब हमारा जो टॉपिक है वो है कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या है, यानी कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो ऐसे क्या परिवर्तन होते हैं कि जिससे हमें मालूम चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, जैसे पहला इसमें है गैस का निष्कासन, यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें से गैस निकलती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर अभिक्रिया में गैस निकले। हाँ, ये एक इंडिकेशन है कि अभिक्रिया हुई है। ठीक है, तो जिन अभिक्रिया में होता है, जैसे एग्जाम्पल हम इसमें लेते हैं, जिंक और तनि सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में जब रिएक्शन होती है, ठीक है, तो ये हमारा जिंक यानी जस्ता है और ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसमें रिएक्शन से एक तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होता है, ये गैस बाहर निकलती है। तो इससे हमें मालूम चलता है कि जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल में जरूर जरूर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, सेकंड है रंग में परिवर्तन, यानी रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो पदार्थों के रंग में परिवर्तन होता है। जब हम पदार्थ प्रारंभ में लेते हैं तो रंग कुछ और होता है, अभिक्रिया के पश्चात कुछ और हो जाता है। एग्जाम्पल हमारे सामने है सल्फर डाइऑक्साइड गैस और एक अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन। ठीक है, इनके बीच जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्या होता है, शुरू में नारंगी रंग होता है, बाद में वो हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो इससे मालूम चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, अच्छा, थर्ड इसमें है पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, जैसे मोमबत्ती के दहन की अभिक्रिया में मोम ठोस से द्रव बन जाता है, ठीक है ना, फिर जो है गैस में परिवर्तित हो जाता है, यानी कुछ परिवर्तन उसमें हो रहा है। ठीक है, तो प्रारंभ में जो हम पदार्थ ले रहे हैं वो हो सकता है ठोस हो, द्रव हो, तो पदार्थ की अवस्थाएं बदल जाती हैं। वो द्रव से गैस बदल सकता है, ठोस से द्रव में हो सकता है, इस प्रकार से। ठीक है, अच्छा, इसके साथ में है तापमान में परिवर्तन। देखिए, एग्जाम्पल है बुझे हुए चूने के पानी और बुझे हुए चूने के बीच रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप तापमान में परिवर्तन होता है। ठीक है, यानी तापमान में वृद्धि होती है। ठीक है ना, तो जैसे मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड है, वो जब जल से रिएक्शन करेगा, पानी से रिएक्शन करेगा, तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, साथ में हीट यानी गर्मी बाहर निकलती है, यानी तापमान में परिवर्तन हो गया। ठीक है ना, या तो अत्यधिक गर्म हो जाएगा या फिर ठंडा हो जाएगा। तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया होने का ही संकेत है। ठीक है, एक और इसमें है अवक्षेप का निर्माण। ठीक है, ये क्या है, देखो, एक ठोस पदार्थ बन जाता है जो कि अघुलनशील होता है, जिसको हम अवक्षेप कहते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि बेरियम क्लोराइड जो है सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है, बेरियम सल्फेट बनता है और HCl बनता है। ठीक है, अब बेरियम सल्फेट के साथ ब्रैकेट में S लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कैसा पदार्थ है, ठोस पदार्थ है जो कि अघुलनशील है, इसको हम कहते हैं अवक्षेप। ठीक है, अवक्षेप का निर्माण हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ ऐसे संकेत हैं जिसे पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, या फिर आप इनको इनकी विशेषता भी कह सकते हैं। अब हमारा टॉपिक इसमें है रासायनिक समीकरण। ठीक है, ये एक इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, देखिए, रासायनिक समीकरण क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त और सूचनात्मक तरीके से प्रस्तुत करने का एक तरीका है। ठीक है, उसको हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसको बहुत ही छोटे रूप में और सूचनात्मक रूप में हम उसको पेश करते हैं। ठीक है, उसको हम प्रस्तुत करते हैं, तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब पदार्थों के प्रतीकों और सूत्रों का उपयोग करके रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब सिंपल सी बात है यहाँ पर कि हम क्या करते हैं, जो भी पदार्थ उसमें भाग ले रहे हैं उसके प्रतीक या उसके जो सूत्र हैं, फॉर्मूले हैं, उनको काम में लेते हैं। ठीक है, तो उससे जो समीकरण मिलता है वो हमारा रासायनिक समीकरण होता है। एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो जल बनता है। ठीक है, ये एक अभिक्रिया हो गई। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे H2 + O2, ठीक है, गिव्स H2O। तो ये हमारा क्या हो गया, रासायनिक समीकरण हो जाता है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, सूत्र, पदार्थों के जो सूत्र हैं, फॉर्मूला है, ठीक है ना, प्रतीक है, वो हम काम में ले रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम का प्रतीक हो गया, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, ये O2 हो गई, और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ये MgO हो गया। तो ये क्या हो गया, रासायनिक समीकरण हो गया। ठीक है, अब है रासायनिक समीकरण के प्रकार। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, देखो,
मेन तो इसमें दो है, ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या दोनों पक्षों पर बराबर होती है। यानी जो ये तीर का निशान है उसके इस साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर जो भी पदार्थ लिखे गए हैं दोनों में परमाणुओं की संख्या बराबर होगी। ठीक है, कैसे? जैसे मान लीजिए जिंक है, वो यहाँ पर भी एक है और यहाँ पर भी एक है संख्या में। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और यहाँ भी 2 है। सल्फर 1 है और राइट हैंड साइड पर भी 1 है और ऑक्सीजन कितना है? 4। तो दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों साइड परमाणुओं की संख्या बराबर है। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, अब संतुलित क्यों है और क्यों करते हैं उसको देखते हैं। उसके लिए देखो 9th में हमने पढ़ा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, इसके अनुसार क्या होता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन यानी उत्पादन होता है और ना ही उसको विनाश किया जा सकता है, यानी ना वो खत्म होता है। द्रव्यमान जो होता है पदार्थ का, ना तो हम उसको उत्पन्न कर सकते हैं, ना उसका विनाश कर सकते हैं। ठीक है, ये नियम है। अब इस नियम का पालन करने के लिए अभिकारकों में उपस्थित तत्वों का कुल द्रव्यमान और उत्पादों में उपस्थित तत्वों के कुल द्रव्यमान बराबर होना चाहिए। ठीक है, यानी जो क्रियाकारक है और जो क्रियाफल है, या अभिकारक है या उत्पाद है, इनमें जो भी तत्व हैं उनका कुल द्रव्यमान बराबर होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर। ठीक है, अच्छा, असंतुलित समीकरण बिल्कुल इसका उल्टा है। ठीक है ना, यदि अभिकारकों में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या उत्पादों में उपस्थित प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या के बराबर नहीं है तो हम उसको असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हैं अभिकारक और ये हैं हमारा उत्पाद या क्रियाफल। अब आप अगर Fe को देखो, यहाँ पर Fe यहाँ पर 1 है और यहाँ कितना है? 3, अंतर आ गया। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन चलो 2 है। ठीक है, ऑक्सीजन को देखते हैं, यहाँ 1 है और यहाँ कितना है? 4, 1 और 4 इस तरीके से, तो ये बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो ये असंतुलित है। तो कोई भी रासायनिक समीकरण जो है वो हम जब हम लिखते हैं तो वो असंतुलित ही होता है। फिर हमें उसको संतुलित करना पड़ता है। संतुलित करने के लिए हमारे पास में एक प्रोसेस है, एक मेथड है, जिसको हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। तो इस पर भी जो है चैनल पर आप जाएंगे तो आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, यानी रासायनिक समीकरण को बैलेंस करने के लिए आपको वहाँ पे वीडियो मिल जाएंगे। बहुत ही इजी तरीके से समझाया गया है, आप जाकर के देख सकते हैं। अब देखो, पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं को लिखने से रासायनिक समीकरण अधिक जानकारपूर्ण बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अभी उस पूरे चैप्टर को शॉर्ट समरी ले रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ले रहे हैं। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में काम आने वाले हैं। तो जो पदार्थ हम काम में लेते हैं उसकी भौतिक अवस्था लिखते हैं, यानी वो ठोस है, द्रव है या गैस है। ठीक है ना, गैस की अवस्था को हम स्मॉल जी से, द्रव को हम स्मॉल एल से, ठोस को स्मॉल एस से, जलीय विलयन जो होता है उसको एक्यू यानी एक्वेस होता है उससे दर्शाते हैं। और किसी भी रासायनिक समीकरण के तीर के ऊपर या नीचे भी वो स्थिति लिखी जाती है जिसमें अभिक्रिया होती है। जैसे मान लो कोई अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, तो कौन सी वो परिस्थिति है? ठीक है ना, जैसे मान लो हम उसको गर्म कर रहे हैं तो हम ऐसा तीर के ऊपर ये बना देंगे। ठीक है ना, या मान लो तीर के नीचे हमने लिख दिया विद्युत धारा। इस प्रकार से पता चलता है तीर के ऊपर या नीचे लिखने से कि वो कौन सी स्थिति है जिसमें वो अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, इससे क्या होता है कि वो केमिकल जो इक्वेशन या रासायनिक समीकरण है उससे हमको कंप्लीट जानकारी मिल जाती है पढ़ करके। ठीक है ना, अब आता है टॉपिक एक इम्पोर्टेंट, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, देखो ये मेन हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन, अपघटन यानी डिकम्पोजिशन, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, द्विविस्थापन यानी डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस। ये हमारी कुछ मेन यहाँ पर रिएक्शंस की हम बात कर रहे हैं और इन पर क्वेश्चंस आते हैं, डेफिनेशन पूछ सकते हैं, इनके एग्जाम्पल पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया। देखिए, वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं उनको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है,
जैसे ए और बी मिल करके क्या बना रहे हैं, ए बी। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल लें, Mg प्लस O2, दो पदार्थ हो गए ये, और क्या बनाते हैं, MgO। तो ये क्या हो गई, संयोजन अभिक्रिया हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर ये एग्जाम्पल आएगी आपके सामने। ठीक है, जो मैंने आपको ऊपर समझा दिया, इसको एक बार हम इरेज कर देते हैं, आपके सामने आ चुका है तो। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल आपके सामने हो गए। ठीक है ना, दोनों आप देख सकते हैं यहाँ पर दो पदार्थ मिल करके एक पदार्थ का निर्माण, जैसे यहाँ पर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड एक पदार्थ बन रहा है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एक पदार्थ बन रहा है। इसका मतलब ये कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है। अब आते हैं अपघटन अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं जिनमें एक यौगिक दो या दो से अधिक यौगिकों या तत्वों में विघटित यानी टूट जाता है, एक पदार्थ है वो टूट जाता है, उनको हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, खास बात क्या है, अपघटन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के ठीक विपरीत होती है, बिल्कुल ऑपोजिट होगी। वहां पर दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बना रहे थे, यहाँ पर ये एक पदार्थ है जो दो पदार्थों में टूट गया, या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये एक एग्जाम्पल है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं, ठीक है, तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में विभक्त हो जाता है, यानी टूट जाता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देख लो ये, ठीक है, फेरिक हाइड्रोक्साइड है, ठीक है ना, गर्म किया इसको फेरिक ऑक्साइड में और जल में परिवर्तित हो गया, यानी टूट गया ये। तो एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट रहा है, उसको हम अपघटन अभिक्रिया या फिर डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इजी है, कोई दिक्कत इसमें आपको आने वाले नहीं है, डेफिनेशन भी हो जाती है, एग्जांपल्स भी आपके सामने है। ठीक है, अब आते हैं, अपघटन अभिक्रियाओं में किसी पदार्थ के रासायनिक अपघटन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी जब अपघटन अभिक्रिया हो रही है तो उसमें ऊर्जा चाहिए, यानी बिना ऊर्जा के वो अपघटित नहीं होगा। ठीक है, अब देखो, तो जैसी ऊर्जा मिल रही है उसके हिसाब से हमने अपघटन अभिक्रिया को तीन प्रकारों में बांटा है। कितने प्रकारों में, तीन प्रकारों में। ठीक है, पहला है ऊष्मीय अपघटन, यानी इसमें कोई पदार्थ गर्म करने पर टूटेगा। आप पदार्थ को गर्म करेंगे, ठीक है, तो जैसे लेड नाइट्रेट है, इसको ऊष्मा दी, इसके लिए आप ये त्रिभुज का निशान भी बना सकते हैं इस प्रकार से, ऊष्मा ना लिख करके, तो भी इसका मतलब है कि हम उसको गर्म कर रहे हैं। तो लेड ऑक्साइड बन गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया और ऑक्सीजन, तो ये टूट गया लेड नाइट्रेट। ठीक है, किसमें, गर्म करने पर, तो ये क्या हो गया, ऊष्मीय अपघटन। फिर है विद्युत अपघटनी अपघटन, या विद्युत अपघटन भी कह सकते हो इसको। ठीक है, वे अभिक्रियाएं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण वो पदार्थ टूट जाता है, यानी विघटित हो जाता है। ठीक है, जल है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं विद्युत धारा शॉर्ट में। ठीक है, तो उससे ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभक्त हो जाता है, तो ये क्या हो गया, विद्युत अपघटन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है प्रकाश अपघटन। तो नाम से पता पड़ता है, वे अभिक्रिया जिनमें सूर्य के प्रकाश के कारण से कोई पदार्थ विघटित यानी टूट जाता है, यानी पदार्थ जो है वो सूर्य के प्रकाश में वो टूट जाता है। ठीक है, देखो जैसे है सिल्वर जो क्लोराइड होता है, सूर्य के प्रकाश उसको जब मिलता है तो वो सिल्वर यानी चांदी और क्लोरीन गैस में विभक्त हो जाएगा। ठीक है ना, वो उसमें टूट जाएगा, अपघटन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रकाशीय अपघटन। आपने अक्सर देखा होगा, जैसे जो भी हम मेडिसिन यूज में लेते हैं, दवाइयां लेते हैं, तो उस पर लिखा होता है कि इनको सूर्य के प्रकाश से दूर रखा जाए, सूर्य के प्रकाश से दूर रखा जाए। ठीक है ना, सूर्य के प्रकाश के कांटेक्ट में वो नहीं आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी और उनमें पदार्थों का अपघटन होने लग जाएगा। ठीक है ना, अब आते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ये क्या है, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें एक अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक में से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। जैसे एक तत्व ये है, एक ये यौगिक है। ठीक है, ए क्या करता है, इस बी को यहाँ से हटा देगा और खुद इस सी के साथ मिलकर के AC बना लिया और बी यहाँ से अलग हो गया। ठीक है, क्यों, ए अधिक क्रियाशील था किससे, बी से, तो इसने क्रिया कर ली, ये विस्थापन अभिक्रिया हो गई। ठीक है, अब देखो खास बात क्या, विस्थापन अभिक्रिया तभी होती है जब ए बी से अधिक क्रियाशील है, तो हो गई। यदि बी ए से अधिक क्रियाशील है तो फिर ए बीसी में से सी को विस्थापित नहीं करेगा। ठीक है ना, सी विस्थापित नहीं होगा उसमें से,
बी मान लो ज्यादा क्रियाशील है ए से, अब ए जो है वो सी को थोड़ी विस्थापित करेगा, ठीक है ना, तो अभिक्रिया होगी ही नहीं यहाँ पर, ठीक है, केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर है? देखो अब इसका एग्जांपल देखते हैं हम। जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट से क्रिया करता है। जिंक ज्यादा क्रियाशील है किससे? कॉपर से, तो ये कॉपर को हटाएगा और जिंक सल्फेट बन गया, कॉपर यहाँ से अलग हो जाता है, कॉपर यहाँ पे अलग हो गया, ठीक है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया यहाँ पे हो जाती है। अब नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो हमारी है द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया। इसमें क्या होता है? वे अभिक्रिया जिनमें दो अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है और नए यौगिक बन जाते हैं, ठीक है। तो एक अभिकारक ये है, एक अभिकारक ये है, ठीक है। अब इनमें आयन कैसे कि ए जो है वो सी की जगह आ गया तो क्या बनना? एडी, ठीक है ना। और सी जो है वो ए की जगह आ गया तो क्या बन गया? सीबी। तो नए पदार्थ यहाँ पर बन जाते हैं, ठीक है ना। जैसे देखो बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट में रिएक्शन होता है, तो बेरियम जो है वो सोडियम की जगह चला जाता है और सोडियम बेरियम की जगह आ जाता है। ये क्या हो गया? आदान प्रदान हो गया। इससे बेरियम सल्फेट बना और सोडियम क्लोराइड बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है आयनों का आदान प्रदान होने से इस अभिक्रिया को हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अब देखो द्विविस्थापन अभिक्रिया के दो रूप हैं, अवक्षेपण और उदासीनीकरण, ठीक है। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें दो लवणों के जलीय विलयन के मिश्रण से अवक्षेप बनता है, ठीक है ना। जैसे मान लो ये भी एक जलीय विलयन हो गया, ये भी जलीय विलयन। ये क्यू का मतलब क्या है? जलीय विलयन। तो दोनों ही रासायनिक पदार्थ उनके जलीय विलयन है, दोनों ही तरल रूप में है, ठीक है। लेकिन क्रिया होने के बाद में एक ठोस पदार्थ बना है, ये अवक्षेप बन गया, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड का। और जबकि दूसरा क्या रहा? विलयन ही रहा। यानी परख नली के अंदर विलयन के साथ में कुछ ठोस पदार्थ भी हमको नजर आता है, ठीक है। ये अवक्षेप है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया। तो है तो ये क्या? द्विविस्थापन ही हो गया ना, ठीक है ना। एजी चला गया के की जगह और के आ गया एजी की जगह, परिवर्तन तो यही हुआ है, ठीक है। लेकिन अवक्षेप बना, इसलिए इसको हम अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके आयनों के आदान प्रदान द्वारा लवण और जल बनाता है। इसमें अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं, यानी जो अभिकारक हैं उसमें एक अम्ल होगा और एक क्षार होगा, ठीक है। जैसे HCl और NaOH, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है H चला गया, Na की जगह N आ गया, H की जगह NaCl बना, और ये तो ये लवण है और ये जल है। इसको हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। दोनों ही क्या हो गई? ये द्विविस्थापन हो गई, अवक्षेपण और उदासीनीकरण, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब है ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं। देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है? किसी यौगिक में ऑक्सीजन या अधात्विक तत्व का जुड़ना, है ना। देखो ऑक्सीजन जुड़ जाए या कोई अधात्विक तत्व जुड़ जाए, नॉन मेटल, ठीक है, तो उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। और एक दूसरा है कि हाइड्रोजन या फिर धात्विक तत्व का निकल जाना भी ऑक्सीकरण ही कहलाता है। यानी हाइड्रोजन अगर उसमें से बाहर निकल रही है किसी पदार्थ में से, या फिर मेटल बाहर निकल रहा है, तो भी उसको हम ऑक्सीकरण ही कहते हैं, ठीक है। अपचयन अभिक्रिया क्या है? किसी यौगिक में हाइड्रोजन या धात्विक तत्व का योग हो जाना यानी जुड़ जाना, या ऑक्सीजन या फिर अधात्विक तत्व का निष्कासन हो जाना। तो एक तरह से देखा जाए तो अपचयन जो है वो ऑक्सीकरण की बिल्कुल विपरीत है, ठीक है। जो इसमें जुड़ रहा है वो यहाँ पर बाहर निकल रहा है, ठीक है। जो यहाँ बाहर निकल रहा है वो यहाँ पे जुड़ रहा है। एक को अगर आप याद कर लेते हैं तो दूसरे की डेफिनेशन ऑटोमेटिकली इजीली आपको याद हो जाती है, ठीक है ना। अब एक डेफिनेशन आती है ऑक्सीकरण कारक या फिर ऑक्सीकारक भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम ऑक्सीकारक भी कहते हैं। ऑक्सीकरण कारक में को बोल करके इसको ऑक्सीकारक कहते हैं।
वह पदार्थ जो ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन देता है या वह पदार्थ जो हाइड्रोजन को हटाता है उसे हम ऑक्सीकारक कहते हैं। ठीक है, या तो वो ऑक्सीजन देगा जिससे कि उसका ऑक्सीकरण हो जाए, यानी जो ऑक्सीकरण करता है किसी पदार्थ का, ठीक है ना, तो वो ऑक्सीकारक कहलाता है। अपचायक क्या हो गया? वह पदार्थ जो अपचयन के लिए हाइड्रोजन देता है या फिर वो पदार्थ में से ऑक्सीजन को हटाता है तो उसे हम अपचायक पदार्थ कहते हैं। ठीक, तो ऑक्सीकारक पदार्थ और अपचायक पदार्थ, दो पदार्थ हो गए यहाँ पे। ये क्रिया नहीं है, ये कारक एक पदार्थ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन क्रिया करता है, तो ऑक्सीजन खुद क्या हो गई? ऑक्सीकारक पदार्थ ही है ये। ठीक है, और इससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है ना, तो ये ऑक्सीकारक पदार्थ यहाँ पर कहलाएगी। ठीक है, अच्छा, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीकरण और अपचयन अलग अलग नहीं होती है, हमेशा एक साथ ही होती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लें, H2 प्लस O2 क्या बन जाता है? जल। अब हाइड्रोजन जो है वो अपचायक है, ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीकारक है। तो हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन का अपचयन कर दिया और ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण कर दिया, तो एक साथ क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, जल का निर्माण हो जाता है। तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है ना। अब देखिए ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? वह अभिक्रिया जो ऊर्जा उत्पन्न करती है उसे ऊष्माक्षेपी, यानी जब अभिक्रिया होती है तो उसमें से ऊर्जा यानी ऊष्मा, हीट बाहर निकलती है, गर्म हो जाता है, हीट बाहर निकलती है। ठीक है, अब देखो खास बात क्या है, अधिकांशतः अपघटन अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी होती हैं। अपघटन अभिक्रिया जो अपन ने पढ़ी थी वो ऊष्माक्षेपी होती है। जैसे श्वसन है, श्वसन एक अपघटन अभिक्रिया है और इसमें ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है ना, यहाँ पर जो है इसमें ऊर्जा मुक्त होगी। ठीक है ना, ग्लूकोज से, तो यहाँ पर जो है ये कैसे हो गई? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो गई, एक्सोथर्मिक जिसको अपन कहते हैं। ठीक है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है एक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ऊर्जा अवशोषित होती है। जैसे मान लो यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करती है तो ये आसपास के वातावरण से इतने किलो जूल ऊर्जा या ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है और ये बन जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसका निर्माण हो गया और आसपास के वातावरण से उसने ऊष्मा का शोषण कर लिया। ठीक है ना, अब है इसमें दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अभिक्रिया के प्रभाव, यानी ऑक्सीकरण जो एक अभिक्रिया अपन ने पढ़ी तो हमारे जीवन में उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो बेसिकली दो मेन हम हमारे देखने में आते हैं, एक आता है संक्षारण, एक आता है विकृत गंधिता। संक्षारण क्या है? वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन, जल, अम्ल, गैस आदि के साथ अभिक्रिया के कारण धातुओं के उनके अवांछनीय यौगिकों में धीरे धीरे परिवर्तन होने की प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना। ठीक है ना, तो कोई भी धातु है वो वायुमंडल के संपर्क में है तो वो ऑक्सीजन से भी क्रिया कर रही है, नमी से क्रिया कर रही है, या मान लीजिए कोई अम्ल मौजूद है या गैसें हैं उनसे क्रिया कर रही है, तो उसमें कुछ परिवर्तन हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है ना, तो उसको हम कहते हैं संक्षारण। तो लोहे में जंग लगना इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल यहाँ पर है। ठीक है, ये देखो रिएक्शन होती है जब लोहा जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और साथ में नमी, वाटर, ठीक है ना, जो हवा के अंदर नमी होती है ना उससे क्रिया करता है तो एक लाल पदार्थ बनता है, एक परत बन जाती है लाल लाल, देखते हैं लोहे पे जंग लगी हुई। ये जंग का फॉर्मूला है, इसको भी आप याद कर लें, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, ये रस्टिंग ऑफ आयरन जो एक संक्षारण का एग्जाम्पल हो गया हमारे, बहुत कॉमन है ये। ठीक है, चांदी पर भी होता है, तांबे पर भी होता है, लेकिन संक्षारण का सबसे कॉमन एग्जाम्पल लोहे पर जंग लगना। अब है जंग लगने से बचाने के तरीके। जब जंग लग जाती है तो हम उन लोहे के बर्तनों पर, लोहे के जो बर्तन तो क्या होते हैं, मतलब जो भी आर्टिकल्स होते हैं हमारे, चीजें होती हैं, ठीक है, उन पर पेंट कर देते हैं, चिकनाई और तेल लगाते हैं। मशीनों के जो पार्ट्स होते हैं, गैल्वेनीकरण भी एक इसका जो है एक तरीका है जिससे जंग नहीं लगती है। ठीक है ना, तो ये जंग से बचाने के कुछ तरीके हो गए।
जैसे मैंने कहा था आपको, तांबे में भी संक्षारण होता है ना, तो तांबे की वस्तुएं समय के साथ अपनी चमक खो देती हैं, ठीक है, क्योंकि इन वस्तुओं की सतह हवा के संपर्क में आती है और उसके ऊपर ये इन पदार्थों की एक हरे रंग की परत बन जाती है। तो आप देखते हैं तांबे के जो बर्तन होते हैं उस पर एक ग्रीन कलर की लेयर कोटिंग आने लग जाती है, तो वो तांबे का संक्षारण ही है, ठीक है ना, वो तांबे का संक्षारण है। तो वो वायुमंडल में उपस्थित एक तो CO2 और जल, इनसे क्रिया करता है तांबा, ठीक है, तो ये हरे रंग की परत बन जाती है। चांदी का संक्षारण भी होता है। चांदी धातु की सतह हवा के संपर्क में आने पर धूमिल हो जाती है, क्योंकि हवा में मौजूद सल्फर H2S गैस, ठीक है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस क्रिया करके इसकी सतह काली हो जाती है और काला सिल्वर सल्फाइड बन जाता है, उसके ऊपर एक परत बन जाती है, ठीक है ना। देखो चांदी तो ये है, अब ये H2S से क्रिया करेगी तो Ag2S, ये परत बन गई जो कैसी होती है, ब्लैक यानी काली, ठीक है, तो ये चांदी का संक्षारण हो जाता है। अब है विकृत गंधिता। देखो ये बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन, बिल्कुल। वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों का स्वाद और गंध लंबे समय तक हवा के संपर्क में रहने से बदल जाता है, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। यानी ऐसे खाने पीने की चीजें जिसमें तेल काम में लिया गया है या फैट किसी भी रूप में मौजूद है, घी भी हो सकता है, मक्खन भी हो सकता है, लॉन्ग टाइम तक अगर उसको रखते हैं और वो हवा के संपर्क में रहता है तो उसका स्वाद और गंध जो होती है वो बदल जाती है। इसको हम विकृत गंधिता यानी कि रैंसिडिटी कहते हैं, ठीक है। यह खाद्य पदार्थों में मौजूद वसा और तेलों के ऑक्सीकरण के कारण से होता है। क्या हुआ है, जो तेल है खाने पीने की चीजों में उसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण, क्योंकि उन्होंने O2 से क्रिया कर ली है, ठीक है। अब इसको बचाने के तरीके क्या क्या है, या तो हम एंटीऑक्सीडेंट मिलाएं, जैसे कि ऑक्सीकरण को वो रोकेंगे, वैक्यूम पैकिंग करते हैं, यानी जिसमें भी पैक कर रहे हैं उसमें से हवा को बाहर निकाल दिया जाता है। एक बहुत कॉमन है वायु का नाइट्रोजन से प्रतिस्थापन, यानी जो पैकेट जैसे आप चिप्स वगैरह के पैकेट होते हैं काफी वो देखते हैं फूले हुए होते हैं, उनमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है, क्रिया नहीं करती। या फिर खाद्य पदार्थों को ठंडा करना यानी फ्रीज में रख देते हैं, तो ये विकृत गंधिता को रोकने के कुछ उपाय हैं, इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, एक कंप्लीट इस चैप्टर को समझा दिया गया आपको, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो परीक्षा में आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चैनल पर जब आप जाते हैं तो वहां पर आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाती हैं जो कि आपके लिए काफी यूजफुल है। वहां पर एक कोर्स नाम की एक टैब है जहां पर आपको 10th क्लास साइंस से रिलेटेड आपको एक कंप्लीट सीक्वेंस में नोट्स मिल जाएंगे, टॉपिक मिल जाएंगे, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं 10th क्लास से रिलेटेड कोई भी PDF जो है खरीदना, वर्कशीट्स हैं, सैम्पल पेपर्स हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप मात्र ₹7 में खरीद सकते हैं booksbasket.in पर जाकर के, ठीक है। सिंपल से आपको QR कोड को स्कैन करना है, पे करना है, ठीक है। तो आपका जो व्हाट्सएप नंबर होगा या मेल होगा उस पर आपको PDF सेंड कर दी जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साइंस क्लासेस बाय नवीन सक्सेना एंड हिमिका सक्सेना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।